सब गांव वाले उसे नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उसकी शादी को सिर्फ 4 दिन हुए थे, लेकिन आज वो बेवा हो गई थी। लोगों की नज़रों में उसके लिए हकारत थी। जो बात उसके बारे में बचपन से मशहूर थी, आज वो सच साबित हो गई। मारिया, जो महज 4 दिन की दुल्हन थी, आज बेवा का सफ़ेद जोड़ा पहनकर अपने शोहर की मैयत के पास बैठकर रो रही थी, जबकि गांव वाले अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कुछ कहते थे कि मासी सकीना ने गलती की इसे अपनी बहू बनाकर, तो कुछ लोगों का ख्याल था कि ये करम जली तो शुरू से ही बदनसीब है। पहले अपने माँ बाप को खा गई, फिर अपने चचा का घर उजाड़ा और अब अपने शोहर को कब्र में पहुंचा दिया। मारिया बिल्कुल खामोश, किसी बुत की तरह साकत अपने शोहर की मैयत से ज़रा फासले पर बैठी फटी फटी निगाहों से अपनी बदनसीबी को देख रही थी। उसकी सास ने तो उसके शोहर की मैयत को हाथ तक लगाने की इजाज़त नहीं दी। वो उसको सब्ज़ कदम, मनहूस और न जाने क्या क्या अलकबात से नवाज रही थी। फिर उसके शोहर की मैयत के 3 दिन बाद गांव वालों ने एक संगीन फैसला किया था, उसे भी वहीं भेजने का जहां पर उस गांव की हर लड़की को भेजा जाता था। जो भी लड़की बेवा हो जाती, उसकी जवानी उसी कमरे में गुजरती थी जो गांव से बहुत फासले पर उन बेवा लड़कियों के लिए बनाए गए थे, जो अपने सब्ज़ कदम की वजह से अपने शोहरों की जिंदगियों का चिराग गुल कर देती थी। ये गांव वालों की जाहिलाना सोच थी। इसमें उन लड़कियों का क्या कसूर था? लेकिन उन जालिम गांव वालों को कौन समझाता? मारिया एक यतीम लड़की थी, उसके आगे पीछे कोई था भी नहीं। वो अपने चचा के घर पलकर जवान हुई थी, लेकिन चची को उससे सख्त नफरत थी। यही वजह थी कि वो बात बे बात मारिया को इस कदर मारती कि उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई थी। माँ बाप बचपन में छोड़कर मर गए थे। माँ तो उसकी पैदाइश के वक्त ही मर गई थी, जबकि बाप एक दिन जब उसे शहर के अस्पताल लेकर जा रहा था, वापस आते हुए उसका इस कदर ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उसी वक्त अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अब वो 2 साल की उम्र में अपने चचा के घर आ गई थी। चची को भला उसकी ज़ात से क्या एतराज़ होता? वो पलंग पर लेटी रोती तड़पती रहती, भूख से बिलखती रहती, लेकिन कोई उसे उठाने वाला भी नहीं होता था। अगर कभी उसके दिल में शिकवा भी आता तो वो अपनी शिकायत सिर्फ रब से किया करती। धीरे धीरे उसने जान लिया था कि वो एक यतीम लड़की है, उसका कोई वाली वारिस नहीं। उसने शुरू से ही खामोश रहने की आदत अपना ली थी। भले ही चची उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ती, लेकिन फिर भी वो मुंह से आवाज़ नहीं निकालती थी। सब उसके नसीब पर तरस खाते। गांव वालों ने उसे मनहूस मशहूर कर दिया था। गांव की औरतें उसे देखकर तौबा तौबा करती और कहती कि जिस घर जाएगी उस घर को उजाड़ कर रख देगी। तभी तो 22 साल का होने के बावजूद उसका अभी तक कहीं से रिश्ता नहीं आया था। लेकिन अचानक ही मासी सकीना ने उसे देखा और अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। सब औरतें उसे समझा रही थी कि इस करम जली से अपने बेटे की शादी क्यों कर रही हो, कहीं ये जाकर उसका नसीब न फोड़ दे। लेकिन ये खामोश रहने वाली लड़की सकीना को बहुत अच्छी लगी। जब मारिया के चचा चाची से उसका रिश्ता मांगा तो उन्होंने एक लम्हे की देरी न की। वो पहले ही उसे अपने घर से भगाना चाहते थे। तभी 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने उसे शादी करके रुखसत कर दिया। मारिया की ज़िंदगी के ये 4 दिन बहुत खूबसूरत गुजरे थे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाला उसका हमसफ़र इरफान बहुत अच्छी आदत का था। उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई हो, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ज़िंदगी की हकीकतें उस पर अब खुलने वाली। जब शहर से वापस आते हुए इरफान आने वाली ट्रैक्टर ट्राली की जद में आ गया और वहीं पर दम तोड़ गया। उसकी लाश ही घर आई थी। मारिया पर तो क़यामत टूट पड़ी थी, जबकि उसकी सास उसे जहर आलूद नज़रों से देख रही थी। वो समझ गई थी कि ये मारिया की वजह से हुआ है, क्योंकि वो शुरू से ही सब्ज़ कदम लड़की है। उस गांव में वैसे भी रिवाज था कि जो लड़की भी बेवा हो जाती या गांव वालों को लगता कि ये लड़की हमारी खुशहाली के लिए रुकावट बनी हुई है, वो उसे उस गांव से दूर एक कोठरी में भेज देते, जहां चंद दिन गुजारने के बाद ये लड़की न जाने कैसे खुद गायब हो जाती। या तो वो मुर्दा हालत में मिलती या फिर मौजूद ही ना आती। 3 महीने के अंदर अंदर न जाने ऐसा क्या होता था। गांव वाले कहने लगे, ये लड़की तो हमारे लिए खतरा बनती जा रही है, इसे भी उसी कोठरी में डाल देते हैं। मारिया किसके सामने एहतजाज करती? वो समझ रही थी कि उसकी ज़िंदगी का फैसला उसके हाथ में नहीं बल्कि गांव वालों के हाथ में है, जो शदीद तोहम परस्ती का शिकार है। शोहर को मरे हुए 3 दिन हुए थे
जब उसे सफ़ेद लिबास पहनाकर गांव वालों ने अपने पास बुलाया और बहला फिसला कर उसको कोठरी में बंद कर दिया। शदीद बीमारी और गम की कैफियत में मुब्तला वो उस कोठरी में आंसू बहा रही थी। काश वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की ताकत रखती तो वो बहुत पहले ये काम कर चुकी होती, लेकिन वो इतने हौसले वाली नहीं थी। आज उस काल कोठरी में उसकी पहली रात थी और ये रात यकीनन बहुत भयानक गुजरने वाली थी, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। जबकि वो मुसलसल रोए जा रही थी। दिल चाह रहा था कि यहाँ से निकलकर भाग जाए, लेकिन गांव वालों ने बाहर से उस दरवाजे को बंद कर दिया था। वैसे ही चारपाई पर बैठी हुई रो रही थी जब अचानक ही उस कमरे में बने हुए एक छोटे से रोशनदान से चांद की रोशनी की चमक आने लगी और उसी रोशनी में उसे दीवार पर एक अजीब सा खौफनाक साया दिखाई दिया। ये देखकर तो उसका पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा। कभी वो साया इंसानी शक्ल का दिखाई देता तो कभी वो कोई दूसरी मखलूक लगती। पूरी रात यही आंख मचोली होती रही और वो बार बार दरवाज़ा बजाकर उसे खुलवाने की कोशिश करती रही, लेकिन जानती थी कि ये कोठरी गांव से बहुत फासले पर है, किसी को भी उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। उसे पूरी शिद्दत से रोना आ रहा था। कोई रात उसकी बहुत खौफनाक गुजरी थी। सुबह 8 बजे के करीब दरवाज़ा खुला था। किसी ने बाहर से खाना फेंक दिया था। वो समझ गई थी कि गांव वाले उसे एक अछूत समझ रहे हैं, जिसने गांव में मौजूद सारे लोगों की खुशियों को खा लिया है। उसका चचा और चाची तो एक बार उसका हाल पूछने नहीं आए, क्योंकि अब उन्हें मारिया की ज़ात से कोई गर्ज नहीं थी। क्या करती, भूख से निडाल थी, इसीलिए नाचार रोटी खाकर उसने जैनमाज बिछाई और रब के सामने सजदा रेज हो गई, जिसने पेट भर कर उसे खाना खिलाया था। अब उसका यही काम रह गया था, लेकिन अगली रात उससे भी ज़्यादा खौफनाक थी, जब उसे उसके कमरे में अजीब व गरीब मर्दाना आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई गुस्से में मुसलसल चीख रहा हो। पहले तो वो ये समझ रही थी कि शायद वो कोई ख्वाब देख रही है, लेकिन उस ख्वाब पर उसे हकीकत का गुमान हो रहा था। जैसे ही आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो यहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन कोई था जो मुसलसल उसे देखे जा रहा था। किसी की नज़रों की तपश उसके जिस्म को झुलसाए जा रही थी। वो एकदम से उठकर बैठ गई। इधर उधर देखती, अचानक उसे उस अंधेरे कमरे में एक सफ़ेद साया नजर आया, जो धीरे धीरे उसकी जानिब बढ़ रहा था। देखते ही देखते उसने एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। ये देखकर मारिया खौफ से थर थर कांपने लगी। अब वो उसके करीब आ खड़ा हुआ, उसे गौर से देखने लगा। मारिया के मुंह से फ़कत ये अल्फाज अदा हुए थे, कौन हो तुम? तभी वो घूरते हुए कहने लगा, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं जो यहाँ अकेला सुकून से रहता था, तुमने आकर मुझे बेसुकून कर दिया। वो घबरा कर कहने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं, गांव वालों ने ज़बरदस्ती मुझे इस कोठरी में बंद किया है। तभी वो उसके सामने बैठा और कहने लगा, मैं इस कोठरी में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ, जब से ये खाली पड़ी थी, लेकिन आज तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक जिन ज़ाद हूँ जो सब लोगों की नज़रों से पोशीदा यहाँ पर तन्हा रहता हूँ, और 10 साल तक मैं यहाँ इस कोठरी में गुजारूंगा, क्योंकि अगर मैंने अपना अमल पूरा कर लिया तो मेरी ताकतों में कई गुना इजाफा हो जाएगा। लेकिन तुम मुझे मुसलसल परेशान कर रही हो। तुम्हारे रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें मुझे बहुत तंग कर रही हैं। तुम यहाँ से चली जाओ। मारिया बेबसी से रोने लगी। उसे ये जानकर ही खौफ महसूस हो रहा था कि उसके सामने एक जिन ज़ात बैठा है। वो रोते हुए उससे कहने लगी, मैं कैसे यहाँ से जा सकती हूँ? गाँव वालों ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया है। अब मैं यहाँ से निकलकर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि खुदा की बनाई हुई इस दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जिनजात को उस मासूम लड़की पर बहुत तरस आ रहा था और गुस्सा भी। उसके आंसू मुसलसल बहे जा रहे थे। उसका ये रोना देखकर वो उसके सामने से गायब हो गई। वो समझ गया था कि ये लड़की उससे बहुत ज़्यादा डर रही है। अब उसे ये सोचकर डर लग रहा था कि उसकी तन्हाई में एक दूसरी मखलूक भी उसके साथ है, जो हर वक्त उसे देखती रहती है। उसे हर लम्हा खौफ महसूस होता। फिर उस रात को जैनमाज पर बैठकर रोकर अल्लाह से दुआ कर रही थी कि वो किसी तरह उसकी मदद करे, उसे यहाँ से आज़ादी मिल जाए। जबकि ऐसा होना उसे मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी उम्मीदें ख़त्म नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगली रात उससे भी ज़्यादा खौफनाक थी, जब वो एक बार फिर से उसके सामने हाजिर हुआ। मारिया तो उसके देखने के अंदाज से ही कुछ न कह पाती थी। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। तभी जिनजात कहने लगा, तुम एक मजलूम लड़की हो, मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें यहाँ से आज़ादी दिलवाऊंगा। उसके मुंह से ये बात सुनकर वो हैरान रह गई।
वो तो हर लम्हा खामोश रहने वाली लड़की थी, अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताती थी। लेकिन जिनजात का मेहरबान रवैया देखकर उसे लग रहा था जैसे उसके सिवाय यहाँ इसका कोई हमदर्द नहीं। उसे अपने बचपन में होने वाली जिंदगी की तलखियाँ याद आने लगी। वो उसे दिल की बात बिना बताए न रह सकी। वो उससे कहने लगी कि किस तरह बचपन में ही वो यतीम होने के बाद चचा के साए तले पल रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक पल भी खुशियों से बहुत दूर गुजरा है। हमेशा ही लोगों ने उसकी ज़ात को बहुत मामूली समझा है। लोग उस पर जुल्म करने से बाज नहीं आते थे, लेकिन आज तो जुल्म की इंतहा हो गई। जब उसका शोहर फोत हो गया तो लोगों ने ज़बरदस्ती उसे इस कोठरी में बंद कर दिया। हालांकि इस कोठरी में सिर्फ उन लड़कियों को बंद किया जाता है जो जहनी मरीज होती हैं या फिर जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, लेकिन मारिया ऐसी लड़की नहीं थी। उसका चचा इसी गांव का रहने वाला था, लेकिन उसके चचा को उससे कोई सरोकार नहीं था। मारिया की ज़िंदगी की दुखी कहानी सुनकर जिनजात भी उसके लिए बहुत उदास हो गया। वो कहने लगा कि इंसान एक दूसरे पर इस कदर जुल्म कैसे कर सकता है, लेकिन मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ादी भी दिलाऊंगा। तुम बेफिक्र होकर यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारो, समझो कि यहाँ तन्हा नहीं हो। वो उसका शुक्रिया अदा कर रही थी कि गांव के दूसरे लोगों की तरह उसने उसे परेशान नहीं किया था, बल्कि उसे हौसला और तसल्ली दी है। यूँ उस कोठरी में उसकी ज़िंदगी के दिन गुजरने लगे। लेकिन गांव का जो भी आदमी मारिया को खाना देने आता, वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत उसे नजर आती, पहले से ज़्यादा सेहतमंद और मजबूत, पुरअतमाद। हालांकि जब वो गांव में रहती थी तो किस कदर डरती थी, ऊंची आवाज़ पर भी खौफ से कांप जाती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस काल कोठरी में उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। उसे किसी चीज़ के खाने का मन होता तो वो ताकतवर जिनजात लम्हे भर में उसकी मनपसंद चीज़ वाज़े कर दिया करता। अगर उसे कोई लिबास चाहिए होता तो जिनजात उसके लिए हसीन तरीन लिबास लेकर आता, लेकिन उसे सिर्फ सफ़ेद रंग का लिबास पहनना ही अच्छा लगता था। गाँव वाले समझते थे कि वो उस कोठरी में कैद है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जिनजात ने उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बना दी थी। जब भी उसका दिल चाहता वो उस कोठरी से बाहर निकलकर आधी रात को कोठरी से ज़रा फासले पर मौजूद नहर के किनारे चली जाती। वहाँ बहुत ठंडी हवा और ख़ूबसूरत माहौल उसके जहन पर गहरा असर छोड़ता। अब ज़िंदगी में उसके लिए थोड़ी आसानी हो गई थी, वो भी सिर्फ उस जिनजात की वजह से। उस दिन भी वो सफ़ेद रंग का लिबास पहने नहर के किनारे बैठी थी। दरख्त से टेक लगाए वो कोई अप्सरा लग रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई घूर कर देख रहा हो। उसने एकदम से आंखें खोलकर देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने एक नौजवान खड़ा उसे पुरशौक नज़रों से देख रहा था। ये सोचकर कि वो उस काल कोठरी से बाहर निकल आती है, कहीं ये नौजवान गांव वालों को न बता दे, वो पागलों की तरह यहाँ से भागी थी। जबकि वो नौजवान पीछे से पुकारता रह गया। वो हैरान था उस खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की को देख रहा था जो यहाँ से ऐसे भागी थी जैसे हिरनी किसी शिकारी को देखकर भागती है। वो उसकी खूबसूरती से मुतासिर हुए बिना नहीं रह सका। उसका नाम माजिद था और वो एक दूसरे गांव का रहने वाला था। शहर से वापस आते हुए वो पैदल उस रास्ते से गुजर रहा था जब उसकी नज़र मारिया पर पड़ी और वो उसकी खूबसूरती से इस कदर मुतासिर हुआ कि दूसरे दिन वो उस गांव में चला आया। वो गांव की हर लड़की में मारिया को तलाश करता फिर रहा था। उसे तो उसके नाम का भी इल्म नहीं था। वो लड़की कौन थी, किस घर में रहती थी। वो एक सरकारी नौकरी करने वाला नौजवान था। पढ़ लिख कर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी नौकरी हासिल की थी और अपने घर के हालात बदले थे। लेकिन अब उस लड़की को तलाश करना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, जो पहली नज़र में ही उसका दिल लूट कर ले गई थी। अब वो किससे उसके बारे में पूछे। वो उसे लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन काश वो उसका पीछा करता तो जान लेता कि वो किस घर में रहती थी। यूं पूरे गांव की खाक छानने के बावजूद उसे उस लड़की के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं। अब वो गांव में अपनी छुट्टियां गुजारने आया था। उस दिन गांव वापस चला गया, लेकिन अगली रात उसका वापस उसी नहर के पास आने का इरादा था। वो जान गया था कि वो लड़की उस नहर के पास ज़रूर आएगी। जिस अंदाज में वो दरख्त से टेक लगा कर बैठी थी, उसे देखकर साफ जाहिर था कि वो किसी शदीद परेशानी का शिकार है और अपने माहौल से आज़ादी हासिल करने के लिए उस नहर के पास किसी खूबसूरत ख्वाब में मगन है। अपने आने वाले मुस्तकबिल का सोचकर वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी और यही मुस्कुराहट माजिद की जान निकाल कर ले गई थी। अब वो उस दरख्त के पीछे छुप कर बैठा था जब दूर से सफ़ेद लिबास पहनकर वो आती हुई दिखाई दी। बड़ी ही उदास, शफाफ चांद की रोशनी जैसी वो लड़की बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। दिलचस्पी से उसे देखता रहा। काफ़ी देर तक वो नहर किनारे बैठी रही, फिर अचानक ये चौंक कर इधर उधर देखने लगी।
اس کے جانے کا وقت ہو گیا۔ ماجد کو کوئی سنڈریلا کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو رات کے 12 بجنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو، لیکن آج وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کہاں سے آتی ہے۔ دھیرے دھیرے چلتے وہ اس کال کوٹری کے اندر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر وہ سناٹے میں رہ گیا تھا۔ بھلا ایک اکیلی لڑکی اس ویران سے جنگل میں، گاؤں سے اتنی دور، اس خوفناک ایک کمرے کے گھر میں کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ بالکل تنہا وہاں رہ رہی تھی۔ تبھی وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ یہ دیکھ کر ماریا کی جان نکل گئی کہ آدھی رات کو آنے والا کون ہے جو اسے پریشان کرنا چاہتا ہے۔ کہیں وہ اکیلا دیکھ کر اس کی عزت خراب کرنے تو نہیں آیا؟ لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کال کوٹری میں ماریا کے علاوہ ایک جن ذات بھی رہتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، جو اس کا خیال رکھتا ہے۔ تبھی اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، کون ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے؟ اس کی کڑک آواز سن کر ماجد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کئی دن سے آپ کی تلاش میں تھا۔ بس میرے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ کہ آپ سچ میں انسان ہیں یا کوئی پری؟ جیسے ہی ماریا نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑے خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ بڑی پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے دروازہ بند کر دیا۔ پیچھے سے ماجد دروازہ بجا بجا کر تھک گیا، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے دروازہ ہی نہ کھولا۔ آخر وہ تھک ہار کر واپس چلا گیا۔ وہ خوف کے مارے سسک رہی تھی۔ تبھی جنزاد اس کے سامنے آیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ شخص خراب نہیں ہے، اچھا ہے۔ یہ سن کر ماریا چونک گئی، پھر کہنے لگی، تمہیں کیسے معلوم؟ تبھی جنزاد اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہے، لیکن اتنی پرکھ مجھے ہے کہ وہ انسان برا نہیں تھا۔ وہ تمہاری عزت برباد کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دکھائی دی۔ یہ سن کر ماریا چونک گئی، پھر جنزاد سے کہنے لگی، آج کے بعد میں کبھی اس کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی۔ اگر گاؤں والوں کو خبر ہو گئی تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ گاؤں والوں سے بہت ڈرتی تھی۔ اکیلی یتیم لڑکی اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی کی بھی نظروں میں آئے اور کوئی اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک پہنچ جائے۔ لیکن ماجد کے دل میں اس کے لیے محبت بیدار ہو گئی تھی، اور یہ خدا کی طرف سے ہوا تھا۔ جب وہ رو رو کر سجدے میں دعائیں مانگتی تھی، اپنے رب سے بہتری کی امید لگا بیٹھی تھی، اسی خدا نے اس کے لیے راستے کھول دیے تھے۔ تبھی تو ماجد اس گاؤں میں پہنچ گیا، اور وہ ان گاؤں والوں سے کہنے لگا کہ وہ لڑکی کون ہے جو یہاں سے دور ایک کوٹری میں بند ہے؟ اکیلی لڑکی وہاں اس خوفناک جنگل میں موجود گھر میں کیسے رہ سکتی ہے؟ کیا تمہیں اس لڑکی پر رحم نہیں آتا؟ تبھی گاؤں کا ایک بوڑھا آدمی کہنے لگا، ارے وہ لڑکی تو شروع سے ہی منحوس ہے۔ بچپن میں اپنے ماں باپ کو کھا گئی، پھر اپنے چچو کو برباد کیا اور اپنے شوہر کو مار ڈالا۔ اب نہ جانے کس کا خون کرے گی۔ ہم نے ہمیشہ کے لیے اسے اس کا سایہ اس گاؤں سے دور کر دیا ہے۔ اب وہیں پڑی ہے، 3 مہینے کے اندر اندر مر جائے گی۔ ہم اسے اپنے گاؤں میں ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ماجد کو یہ بات زہر لگی تھی۔ وہ ان گاؤں والوں سے کہنے لگا، تم لوگوں نے یہ سوچا بھی کیسے کہ اکیلی لڑکی کسی کی بدبختی کا باعث بن سکتی ہے؟ کوئی لڑکی اپنا نصیب خود نہیں لکھتی، بلکہ خدا نے اس کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہی اسے سب کچھ ملتا ہے۔ تم لوگوں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ تم لوگوں کو معافی بھی نہیں ملنی چاہیے، لیکن میں اس لڑکی کو آزادی دلانا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی، تم ہو کون؟ تبھی گاؤں کا ایک آدمی اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک سرکاری نوکر ہوں، شہر میں نوکری کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی تو اسی وجہ سے مجھے اس لڑکی پر ترس آیا۔ ماجد نے جان بوجھ کر لوگوں سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ ماریا کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ حالانکہ اسے تو ماریا کا نام بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ سفید لباس میں ملبوس بیوہ کم عمر معصوم لڑکی اسے بہت اچھی لگی۔ وہ ان قریب اس سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن گاؤں والے کہنے لگے، ہم کبھی بھی اسے اس کوٹری سے آزاد نہیں کریں گے۔ اس نے ہمارے گاؤں کے نوجوان کو کھایا ہے، وہ ایک ڈائن بن چکی ہے، اب ہمیشہ کے لیے اس کوٹری کی زینت بن چکی ہے۔ لیکن ماجد نے ان کی ایک بات نہیں سنی۔ وہ واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ اگلی رات جیسے ہی 12 بجے وہ چپکے سے اس کوٹری کے باہر پہنچ گیا۔ دیکھو لڑکی، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، میری بات سنو، یہ دروازہ کھولو۔ وہ بڑی نرمی سے ماریا سے مخاطب ہوا تھا۔ اندر سے ماریا خوف سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہاں سے جاؤ، گاؤں والوں نے اگر دیکھ لیا کہ یہاں پر مرد آتے ہیں تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ تو ماجد کہنے لگا کہ رات کا وقت ہے، یہاں کسی کا گزر نہیں ہوگا،
तुम बेफिक्र होकर दरवाज़ा खोल दो। उसके इसरार पर मारिया ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वो उसके सामने आया, मारिया उसे देखकर चौंक गई। ये तो वही शख्स था जो उसे नहर किनारे पुरशौक नज़रों से देख रहा था। ये आखिर उसका पीछा करते यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन माजिद की आंखों में उसके लिए मोहब्बत थी। वो उससे कहने लगा, देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम एक बेवा लड़की हो, लेकिन तुम्हारी उम्र बहुत कम है और मैं भी किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी नज़र में तुम आई हो और मैं तुमसे ही शादी करूँगा। गांव वाले जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं उन्हें सोचने दो, लेकिन मैं तुम्हें उस कोठरी में रहने नहीं दूंगा। मारिया खौफ से लरस कर रह गई और कहने लगी, गांव वाले ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो वो कहने लगा, तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम एक यतीम लड़की हो। तुम्हारा वाली वारिस कोई नहीं है। तुम्हें बेआसरा जानकर ही उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, लेकिन अब तुम्हें एक मजबूत सहारा मिलने वाला है, वो भी मेरी सूरत में। इसलिए फ़ौरन मेरा हाथ थामो। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। उस नौजवान ने तो गोया उसे खुशखबरी सुनाई थी। मारिया को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, ठीक है, कल रात 12 बजे के बाद आकर मुझे ले जाना। मैं उस रब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने मेरी सारी परेशानियाँ दूर कर दी हैं। माजिद उसकी बात सुनकर खुश हुआ और वहाँ से चला गया। फिर उस दिन वो बैठकर रो रही थी। तभी जिनजाद उसके सामने हाजिर हुआ और कहने लगा, तुम हर बात पर रोती क्यों हो, चाहे वो खुशी की हो या गम की? तो मारिया कहने लगी, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता। कहीं मैं इस शख्स की बदबख्ती का बायस न बन जाऊं। मुझे अपने नसीब से डर लगता है। वो तो मेरा हाथ थामना चाहता है, मुझ पर रहम खाकर, मुझ पर तरस खाकर, लेकिन मैं कैसे उसकी ज़िंदगी में शामिल हो सकती हूँ? कल को अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो सब मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे। मैं इससे पहले ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। जिनजाद उससे कहने लगा, देखो, हर एक के नसीब में दुख और खुशियाँ दोनों एक साथ नहीं मिलती। कुछ की ज़िंदगी में दुख पहले होते हैं और खुशियाँ बाद में। हो सकता है तुम्हारे नसीब की खुशियाँ भी अभी तुम्हारी ज़िंदगी में आना बाकी हों, इसलिए बेफिक्र होकर जाओ, और जो कुछ भी बाद में होगा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ज़रूर आऊँगा। अगर किसी ने भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया तो मैं उन्हें देख लूँगा, क्योंकि पहली बार मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई लड़की बहुत अच्छी लगी है। तुम एक बहुत अच्छी और नेक लड़की हो। खुदा तुम्हारा नसीब अच्छा करे। जिनजाद उसे दुआएं दे रहा था। मारिया की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। उसकी नई ज़िंदगी का आगाज़ होने वाला था। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। अगले दिन सफ़ेद रंग के जोड़े में मलबूस वो माजिद के साथ उसके गांव जा रहे थे, लेकिन सख्त खौफज़दा थी। वो रास्ते में डरते डरते उससे पूछने लगी, क्या तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे एक बेवा लड़की को? मैंने एक नौजवान की ज़िंदगी में दाखिल होकर उसे उसकी ज़िंदगी से महरूम कर दिया। तो माजिद कहने लगा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी उतनी ही लिखी होगी, इसलिए तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और मैंने अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर मारिया की आंखों में खुशी की चमक आ गई। फिर जैसे ही उसने दूसरे गांव में मौजूद माजिद का घर देखा तो वो हैरान रह गई। वो घर बहुत ही अच्छा बना हुआ था। चारों तरफ पक्की ईंटों से बना खूबसूरत घर, जिसमें माजिद की 2 छोटी बहनें, 2 छोटे भाई और उसके माँ बाप भी रहते थे। वो सब उसे बड़े गौर से देख रहे थे, लेकिन किसी की आंखों में उसके लिए नफरत नहीं थी। फिर उसकी माँ कहने लगी, हम अपने बेटे की खुशी में राज़ी हैं। अगर वो तुमसे निकाह करना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन उनके सारे गांव वाले बातें कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि माजिद एक बेवा लड़की से शादी करे, लेकिन उसके घर वाले और वो राज़ी थे, तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी। यूं सादगी से मारिया का निकाह माजिद से हो गया। अभी तक उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर माजिद एक अच्छा शोहर साबित हुआ, लेकिन वो हर पल डरती थी। घर में थोड़ा सा भी नुकसान हो जाता तो उसे ऐसे लगता कि ये उसकी वजह से हुआ है। वो फ़ौरन ही रोना शुरू कर देती। फिर सारे घर वाले हैरान होते कि वो छोटी छोटी बातों पर इतना डरती क्यों है। लेकिन एक दिन माजिद ने उससे ये पूछा तो वो कहने लगी, दरअसल घर में और गांव में जो भी नुकसान होता था सब मुझ पर इल्ज़ाम लगाते थे कि मैं एक सब्ज़ कदम लड़की हूँ। माजिद उसे समझाते हुए कहने लगा, देखो, नुकसान हो या फ़ायदा, ये सब इंसान की किस्मत के फ़ैसले होते हैं। हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं आयद कर सकते। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई। अब थोड़ी थोड़ी पुरअतमाद बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी कभार उसका दिल चाहता कि वो उसी जिनजात से मुलाकात करने जाए।
उस गांव में मारिया की बहुत इज्जत थी। कोई भी उसके माजी के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो जिस तरह सबसे अच्छे अखलाक से मुलाकात करती, सब उसके गर्विदा हो गए थे। लेकिन मारिया जानती थी कि दूसरे गांव के लोग किस कदर तोहम परस्त हैं। उसके जैसी कई नौजवान लड़कियां ऐसे ही घुट घुट कर जिंदगी गुजार रही हैं, जिनके घर वाले उनका साथ नहीं देते, बल्कि गांव वालों की बात मानकर उन्हें अपने आप से दूर करते हैं। वो उन सारी लड़कियों की मदद करना चाहती थी। माजिद हर महीने अपने घर वालों के पास आता। मारिया उसका शिद्दत से इंतज़ार करती थी, लेकिन इस महीने वो उस तारीख पर वापस नहीं आया तो उसके माँ बाप परेशान हो गए। फिर उसका छोटा भाई शहर गया, जाकर पता लगाया कि माजिद कहाँ है। पता चला कि माजिद 3-4 दिन से अपने ऑफिस से गायब है। वो घर जाने के लिए निकला था, लेकिन ना तो घर पहुंचा और ना ही ऑफिस। खुद उसके ऑफिस वाले भी परेशान थे कि आखिर वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। ये सुनकर कि माजिद न जाने कहाँ चला गया है या कहीं चला गया है, उन सबके होश उड़ गए थे। जबकि मारिया फटी फटी निगाहों से सबको देख रही थी कि अभी उसे सब मारना पीटना शुरू कर देंगे। वो पागलों की तरह रोए जा रही थी, जबकि माजिद की माँ की हालत बुरी हो रही थी। फिर उस रात वो पागलों की तरह दौड़ी दौड़ी उस जिनजात के पास पहुंची, जिसने उससे वादा किया था कि कोई भी परेशानी होगी तो वो मारिया की मदद ज़रूर करेगा। उसने कोठरी का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया, जहाँ पर जिनजात उस वक्त इबादत कर रहा था। उसे गुस्सा तो आया कि उसे इस वक्त कौन परेशान कर रहा है, लेकिन जैसे ही बिखरे बालों वाली मारिया को उसने देखा तो वह हैरान रह गया। न जाने क्यों उस लड़की को पहली नज़र में देखते ही वो उससे इश्क कर बैठा था। सफ़ेद लिबास में जो लड़की किसी परी की तरह नजर आती थी, वो जिनजात के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। खुदा के लिए मेरी मदद करो, तुमने मुझसे वादा किया था, मैं एक बार फिर से बर्बाद होने वाली हूँ, क्या हुआ है तुम्हें? वो हैरान परेशान उससे पूछ रहा था। वो रोते हुए कहने लगी, मेरा शोहर इतने दिन से घर नहीं पहुँचा। सब कह रहे हैं कि न जाने वो कहाँ लापता हो गया है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को मार डालूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। एक बार फिर सब मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं ही सब्ज़ कदम लड़की हूँ। मैंने अपनी मनहूसियत उसकी ज़ात पर भी फैला दी। जिनजात उसे तसल्ली देने लगा और कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, मैं भी हिसाब लगा कर बताता हूँ कि तुम्हारा शोहर कहाँ है। ये कहते ही वो जल्दी जल्दी आंखें बंद करके एक अमल करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे मालूम हुआ कि माजिद को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। जो शहर के रहने वाले थे वो माजिद से एक फ़ाइल पर साइन करवाना चाहते थे, लेकिन माजिद ने उस फाइल पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया था। उसकी वजह यह थी कि यह काम गैर कानूनी था। उसी दुश्मनी में आकर उन लोगों ने माजिद को अगवा कर लिया था। तुम अभी जाओ उस शहर की पुलिस के पास जहाँ पर माजिद काम करता है, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। जिनजात ने तो उसकी सारी परेशानी दूर कर दी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो दौड़ी दौड़ी उसका शुक्रिया अदा करती वापस अपने गाँव पहुँची थी। अपने ससुर और देवर से कहने लगी, मुझे अपने शोहर के बारे में मालूम हो गया है कि उसे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। ये सुनकर उसका ससुर हैरान रह गया। कहने लगा, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा इल्म है जिससे तुम्हें ये सब मालूम हो गया? तो वो कहने लगी, ये सब बात की बातें हैं, पहले हमें माजिद को आज़ाद करवाना है, ऐसा ना हो कि वो लोग उसे कोई नुकसान पहुंचा दें। ये सुनकर वो तीनों शहर की जानिब चले गए, जहाँ पर पुलिस ने पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, क्योंकि वह एक सरकारी अफसर था। फिर जब पुलिस वालों को मालूम हुआ कि उसे कुछ लोगों ने अगवा किया है तो उन्होंने सारी छानबीन शुरू कर दी। कुछ दिन बाद पता चल गया कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसने गैर कानूनी काम करवाने के चक्कर में माजिद को अपने पास अगवा किया था। जैसे ही उसके बंगले पर छापा मारा गया, उसके तय खाने से माजिद को रस्सियों में जकड़ा हुआ बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने एक सरकारी ऑफिसर को ढूंढने में कामयाबी हासिल कर ली थी। फिर इंस्पेक्टर माजिद से कहने लगा, यह सब आपकी बीवी की वजह से हुआ है। हैरत की बात है कि जो मुखबरी हमें न मिल सकी वो आपकी बीवी को कैसे मिल गई? माजिद ने मोहब्बत भरी नज़रों से मारिया को देखा। वो कहने लगा, क्योंकि ये दिल से मुझसे मोहब्बत करती है। अगर मैं पाताल में भी गिरता तो शायद ये मुझे वहाँ से भी निकाल लाती। लेकिन मारिया शर्मिंदगी से ज़मीन को देखे जा रही थी। वो किस दिल से उस जिनजात का शुक्रिया अदा करेगी? उसने तो उसकी ज़ात पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था। अगर आज माजिद को कुछ हो जाता तो वो कभी अपने आप को माफ़ न कर पाती। यही सोचकर वो लरस कर रह गई थी कि आखिर वो कैसे अपने शोहर से जुदा हो सकती है। एक बार उस मेहरबान इंसान को खो चुकी थी जिससे उसने शादी की थी, लेकिन अब माजिद को नहीं खोना चाहती। माजिद की हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उस बिजनेसमैन को गिरफ्तार कर लिया गया था।
जिसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अब वो घर आ गया था, लेकिन मारिया हर वक्त उसके सामने बैठी रहती। वो उसे कहता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो, इस कदर जज्बातीपन अच्छा नहीं है। मैं वापस आ गया हूँ, अब भी तुम मुसलसल खुद को रो रो कर निढाल कर रही हो। तो मारिया कहने लगी, मैं उस वक्त को सोचकर परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि ये वक्त बड़ी मुश्किल से मेरे ऊपर आया है। इतनी खुशियाँ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। आपने तो मुझे इज्जत दी है, मर्तबा दिया है। मैं किसी कीमत पर आपको नहीं खोना चाहती। माजिद अपनी बीवी की ये मोहब्बत देखकर हैरान हो जाता। सच में ही वो बहुत खुश नसीब है जो उसे मारिया जैसी बीवी मिली थी। लेकिन उस रात वो सबसे छुपकर उस जिनजात के पास जाना चाहती थी, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, जिसने उसे ठीक ठीक मालूमात दी थी, जिसकी वजह से वो अपने शोहर को बाजियाब करवाने में कामयाब हो गई थी। अब वो उस कोठरी में अंदर आ गई थी जहाँ पर वो जिनजात इबादत कर रहा था कि जैसे ही वो पलट कर मारिया को देखने लगा, उसकी मुस्कुराती नज़रें देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर कहने लगा, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हारा शोहर वापस आ गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। मारिया कहने लगी, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। मुझे ये सारी मालूमात ना देते तो कभी भी मेरा शोहर घर वापस ना आता। जिनजात कहने लगा, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। तुम्हारी मजलूमियत देखकर मुझे तुम पर तरस आता। न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसी घुटनज़दा ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे उन सब लड़कियों पर तरस आता है। मैं तो यहाँ बड़े आराम से रह रहा हूँ, लेकिन हर रात मुझे उन लड़कियों के रोने पीटने की आवाज़ आती है जो गांव वालों के जुल्म का शिकार होती हैं। मारिया कहने लगी, मैं वादा करती हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी ऐसे बदली है तो मैं उन लड़कियों की ज़िंदगियाँ भी बदलने की कोशिश करूँगी। इसमें तुम मेरा साथ दोगे। वो जिनजात से वादा चाह रही थी। उसने उससे वादा कर लिया था कि उसने जो कुछ उससे कहा है वो उससे ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेगा। फिर वो वापस अपने गांव लौट आई थी, जहां पर उसका शोहर उसका इंतज़ार कर रहा था। एक बार फिर से माजिद ने अपनी ड्यूटी का आगाज़ कर दिया, लेकिन अब की बार उसके घर वाले उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए वो अपने ख़ानदान को लेकर गांव से शहर आ गए थे। यहाँ आकर तो मारिया की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी। फिर वक्त तेज़ी से गुजरा। उसके यहाँ 2 खूबसूरत बच्चों ने जन्म लिया और उसके शोहर को बहुत ज़्यादा तरक्की मिल गई। माजिद भी अपनी बीवी की वजह से बहुत खुश था, जिसने उसके ख़ानदान की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था। फिर उसने अपने देवर की शादी की और साथ ही दूसरी नंदू की भी शादी कर दी। कल तक जो सास ससुर उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो उसके खूब गुण गाते थे। वो भी फिर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। दोनों बच्चों को पालने के साथ साथ माजिद ने उसे एक फाउंडेशन से भी मुतारफ़ करवा दिया था जो औरतों के हकूक़ के लिए काम करती थी। ये ऐसे मज़लूम औरतों के लिए काम करती थी जिन पर जुल्म ढाया जाता, जो यतीम और लावारिस होती। लेकिन अचानक ही उसे याद आया कि उसके गांव में भी तो यही सब होता है। कितनी मज़लूम लड़कियां, औरतें और छोटी बच्चियां किस कदर बुरे हालात से गुजरती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचती हैं। मारिया को अपनी पिछली ज़िंदगी की याद आती तो सोचती कि उसके साथ भी तो ये सब हुआ था, मगर वो जिनजात उसके साथ ना होता तो शायद वो भी मौत को गले लगा लेती। 3 महीने बाद हर लड़की उस गांव से मुर्दा हालत में मिलती। शायद वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती थी या फिर हालात की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठती। लेकिन अब वो अपने गांव जाने का सोच रही थी। उसने इस सिलसिले में अपने शोहर से बात की तो उसके शोहर ने उसे वहाँ जाने की इजाज़त दे दी। किस कदर खौफनाक ज़िंदगी गुजारी थी उसने। पिछली ज़िंदगी के बारे में सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन अभी भी वो ये सोचती कि पता नहीं वो जिनजात अभी भी उस कोठरी में मौजूद होगा या नहीं। आज इतने साल बाद उसकी हालत भी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी होगी। फिर जैसे ही वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में अपने गांव आई तो सब लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। कोई भी उस गरीब मारिया को पहचान नहीं पा रहा था, जो अपने वक्त पर किसी को जवाब भी नहीं दिया करती थी, जो गूंगी बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन आज वो शहर की बड़ी मैडम की तरह लग रही थी। फिर उसने गांव की उस जगह का रुख किया जहाँ पर आज भी वो कोठरी कायम की गई थी। वहाँ पर रहने वाली मजलूम औरतें और नौजवान लड़कियाँ, उन्हें देखकर मारिया के दिल को कुछ हुआ था। उसे अपना माजी याद आ गया था। उसने सब औरतों से उनके हालात पूछे। वो सब बेबस ज़िंदगी गुजार रही थी। उसने उन औरतों से वादा किया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदलने की ज़रूर कोशिश करूँगी,
لیکن ابھی بھی ماریا کو وہ جگہ یاد نہیں آ رہی تھی کہ وہ جن زاد جس سے اس کی کوٹری میں اس سے ملاقات ہوئی تھی وہ کوٹری کون سی تھی، کیونکہ یہاں ساری جگہ ایک سی بن چکی تھی اور چاہ کر بھی وہ جگہ اسے یاد نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اچانک ہی اس کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، سفید رنگ کے جوڑے میں ملبوس وہ بیوہ لگ رہی تھی۔ جب ماریا نے اس کے حالات پوچھے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں ایک یتیم لڑکی تھی، ماموں کے ساتھ رہتی تھی، ماموں نے میری شادی کر دی، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ جیسے ہی میں رخصت ہو کر سسرال گئی تو شادی کی رات ہی وہاں آگ لگ گئی جس میں 2 جانوں کا نقصان ہو گیا۔ میرا شوہر تو بچ گیا تھا، لیکن سب کہہ رہے تھے کہ یہ سب میرے منحوس قدم کی وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے انہوں نے دوسرے دن ہی مجھے میرے شوہر سے طلاق دلوا کر گھر سے نکال دیا۔ میں ماموں کے پاس گئی تو گاؤں کی پنچایت نے فیصلہ کیا کہ اسے بھی دوسری عورتوں کے ساتھ وہیں پر رکھا جائے جہاں پر اس گاؤں کی دوسری عورتیں رہتی ہیں، ورنہ یہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دے گی۔ آج بھی لوگ توہم پرستی کا شکار ہیں اور ہم جیسی غریب لڑکیوں پر یہی ظلم کرتے ہیں۔ اس کے یہ حالات جان کر ماریا کو بہت دکھ ہوا۔ پھر اس نے ساری عورتوں کی مدد کی اور اس نوجوان لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آ گئی، کیونکہ وہ نوجوان تھی، اس کی شادی کسی سے بھی ہو سکتی تھی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرے۔ یوں اس کی مدد سے اس کی شادی بہت اچھی جگہ پر ہو گئی۔ اب وہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی، لیکن کئی سال بعد ماریا کا دل چاہا کہ وہ اس جن ذات سے ملاقات کرے۔ اسی کی تلاش میں وہ واپس اسی گاؤں آئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ وہ کئی راتوں تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ کبھی بھی اسے نظر نہیں آیا۔ تھک ہار کر ایک رات وہ عورت کے پاس بیٹھی اس کی زندگی کی کہانی سن رہی تھی۔ پھر واپسی میں اسے دیر ہو گئی۔ اس کا شوہر اس کا اپنے ایک دوست کے گھر انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ واپس گھر جانے لگی، اچانک ہی کسی نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ ماریا نے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ حیران بھی ہوئی کہ اسے آواز دینے والا کون ہے جو سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ اچانک ہی اسے درخت کے پیچھے ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ جیسے ہی اس درخت کے قریب آئی، اچانک حیران رہ گئی۔ سامنے وہی جن ذات کھڑا تھا جو اب ایک درویش کی طرح نظر آتا تھا۔ پھر وہ اس سے کہنے لگا کہ تمہیں دیکھ کر میرے اندر بھی نیکی کا جذبہ بیدار ہو گیا ہے۔ اب میں نے اپنی ساری طاقتیں حاصل کر لی ہیں، لیکن میں ان طاقتوں کا غلط فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ میں ایسے ہی مظلوم لڑکیوں کی مدد کیا کروں گا جو واقعی مدد کے مستحق ہیں۔ ماریا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ سچ میں ہی تم نے میری مدد کر کے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتے تو شاید میں اب ایسی زندگی نہ جی رہی ہوتی۔ پھر وہ اس سے کہنے لگی، ہم دونوں مل کر اس گاؤں کی عورتوں کی زندگیاں بدل ڈالیں گے، تم پوشیدہ انداز میں، جبکہ میں ان سارے گاؤں والوں کے سامنے ان کی زندگی بدلنے کی کوشش کروں گی، ان کی سوچ کو بدلوں گی تاکہ آئندہ کسی عورت پر ظلم نہ ہو۔ جنات اس کی بات سن کر مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، آج تمہیں خوش دیکھ کر مجھے دل سے خوشی ہو رہی ہے، خدا تمہیں ایسے ہی خوش رکھے۔ یہ کہتی وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ ماریا اپنے شوہر کے ساتھ واپس شہر لوٹ آئی تھی۔ گو کہ اب وہ شہر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن ہر 2 مہینے بعد وہ اس گاؤں جاتی جہاں مظلوم عورتوں کی مدد کیا کرتی، اور جہاں تک ممکن ہوتا ان کا گھر بسانے کی بھرپور کوشش کرتی، انہیں ان پریشانیوں سے نجات دلانے کی بھرپور کوشش کرتی جو اس نے برداشت کی تھی۔ ایک ایسی زندگی جو ان کا مقدر نہیں تھی، پھر بھی گاؤں والوں کی وجہ سے وہ ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ شکر گزار تو وہ اپنے شوہر کی تھی، جس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس سے شادی کی تھی، یہ جان کر بھی کہ وہ ایک بیوہ ہے۔ اس نے اس سے شادی کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی، اور آج وہ اپنی ازدواجی زندگی بہت خوشحال گزار رہی تھی۔ اپنے بچوں کے ساتھ اس کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ یہاں اس راستے سے گزرتے ہوئے کبھی کبھار اسے اس جن ذات کی یاد آتی ہے تو وہ من ہی من میں مسکرا دیتی تھی۔